हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। तो आपने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट देखे होंगे। इस तरह के पैकेट्स जो होते हैं बंद पैकेट, मार्केट में ऐसे पैकेट बिकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. ऐसे ही आपने देखा होगा कि कभी कभी जो रेनी सीजन होता है उसमें जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसके अंदर या फिर जो रोटिंग वुड होती है, यानी कि जो खराब, जो सड़ जाती है वुड, जो खराब हो जाती है, उसमें कुछ फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, इस तरह से ये जो है इस तरह से कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस उस पे ग्रो कर जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मशरूम्स। ठीक है, ये मशरूम्स एक पैकेट में मार्केट में बेचे जाते हैं और ये एक मशरूम है जो कि ग्रो हो रही है रूटिंग वुड पे। ठीक है, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर देयर न्यूट्रिएंट्स। बूजो जानना चाहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना न्यूट्रिएंट किस तरह से लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। उनके एनिमल्स की जैसा माउथ भी नहीं होता। एंड दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट, और वो ग्रीन प्लांट की जैसे भी नहीं होते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और वो अपना खुद का फूड भी नहीं बना सकते क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। एक्टिविटी 1.2 दी हुई है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड का एक पीस लेना है और इसको मॉइस्टन कर देना है विद वाटर। इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रेड कर देना है जिससे मॉइस्ट हो जाए, इसमें नमी आ जाए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस, और अब इसको ह्यूमिड प्लेस जो होता है, थोड़ा सा वार्म और मॉइस्ट जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इसको छोड़ देना है फॉर 2-3 days, और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर जब तक उनके ऊपर ऐसे फ्लफी पैचेस अपीयर ना हो जाए। जिस तरह से फिगर में दिखाया हुआ है, ये ब्रेड है, इसको 2-3 दिनों के लिए मॉइस्ट सरफेस पे छोड़ दिया है तो इसके ऊपर इस तरह से फ्लफी पैचेस आ गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर बनने लग गई है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। इन पैचेस का कलर क्या है, और इन पैचेस को एक माइक्रोस्कोप के अंदर या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर आप ऑब्जर्व करिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करिए इन नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। क्या देखते हैं हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इनके ऊपर कॉटन लाइक थ्रेड अपीयर हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनके ऊपर अपीयर हो रही है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर अपीयर हुई है, इनको हम बोलते हैं फंजाई। ठीक है, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो फंजाई है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये डिफरेंट होता है। ऐसे ही जो हमने ये पढ़ा अभी मशरूम जो हम पढ़ते हैं, ये मशरूम भी फंजाई होती है, ये एडिबल फंजाई होती है, यानी कि इसको हम खा सकते हैं, लेकिन होती ये भी फंजाई है, यानी कि ये भी डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करती है। ठीक है, ऐसे ये जो फंजाई है ये ब्रेड के ऊपर जो आ रही है ये भी फंजाई है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है डिफरेंट होता है। ये ना तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इनका न्यूट्रिशन मोड सेप्रोट्रॉफिक होता है। देखते हैं क्या होता है सेप्रोट्रॉफिक। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। अब इसमें ये जो फंजाई है वो अपना न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन कर रही है, इस ब्रेड से। ठीक है, this mode of nutrition in which organism takes in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, कोई भी डेड या डिकेइंग मैटर, डिकेइंग यानी कि जो सड़ा गला हुआ मैटर होता है, खराब हुआ मैटर होता है, उससे वो अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हम पढ़ रहे हैं अभी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंजाई पिकल्स पर भी ग्रो करती है। आपने देखा होगा जब जो पिकल्स हैं उनको जब हम उसमें ऑयल थोड़ा कम डाल देते हैं तो ऊपर वाइट वाइट जैसा कुछ आ जाता है। ठीक है, उस पर वाइट वाइट लेयर एक जम जाती है, तो वो फंजाई की लेयर होती है। लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर
लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे कोई ह्यूमिड एनवायरनमेंट में या फिर जब रेनी सीजन होता है तब हम जो कपड़े होते हैं हमारे, उन कपड़ों के ऊपर भी वाइट वाइट पाउडरी फॉर्म में एक लेयर आ जाती है, वो भी फंगस की लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो फंजाई होती है इनको ग्रो करने के लिए जनरली हॉट और ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, थोड़ा सा वार्म और थोड़ा सा जिसमें मॉइस्चर हो, ऐसा वेदर इनके लिए सुटेबल होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन जब आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीननेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिए जो फंजाई है वो घरों में क्या क्या नुकसान करती है। मीननेस यानी कि नुकसान, मतलब जो फंजाई है उससे होने वाले नुकसान के बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, तो बताएंगे कि जो फंजाई होता है वो कितना हार्मफुल होता है। जो सारी चीज़ें बड़ा संभाल के रखनी पड़ती हैं। किचन में भी अपनी मम्मी से पूछिए कि किचन में भी जो दालें होती है, कंटेनर्स में जितने भी सामान होते हैं वो सब फंगस, उनमें सब में फंगस लग जाती है। अगर उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाए तो सभी चीज़ों को बहुत संभाल के रखा जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब जो ये फंजाई होती है इसके स्पोर्स होते हैं, यानी कि इनके जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, स्पोर्स, वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, तो जैसे ही वो जो स्पोर्स होते हैं वो वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर लैंड करते हैं तो दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जर्मिनेट यानी वही ग्रो होना, तो वो ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जैसे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब क्या आप सोच सकते हो कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको ख़राब होने से किस तरह से बचा सकते हैं, है ना। तो कैसे बचा सकते हैं, अगर हम अपनी चीज़ों को ड्राई वेदर में रखेंगे। ठीक है, और रेनी सीजन जब आता है तो हमारी चीज़ों को बार बार में उनको क्लीन करते रहना है और उनको ड्राई वेदर प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर वो हमारी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होंगी, हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे फंगस से। ठीक है, अब ये ऊपर दिया हुआ है, पहेली इज कीन टू नो whether her beautiful shoes which she wore on special occasion। अब पहेली को ये याद है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज हैं जिनको कि उसने स्पेशल ओकेजन पर पहना था वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो भी रेनी सीजन में फंजाई ने खराब कर दिए थे, यानी कि फंजाई के द्वारा वो खराब कर दिए गए थे। शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है, हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो ये जानना चाहती है कि रेनी सीजन में सडनली फंजाई कैसे अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हम जानते हैं, ड्यू टू फंगल स्पोर्स, क्योंकि जो एयर होता है उसमें फंगल स्पोर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही उनको वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं, जैसे रेनी सीजन में होता है जनरली, तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से जो फंजाई होती है वो ग्रो करने लगती है। ठीक है, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus। बुजो को याद है कि एक बार उसके दादाजी ने उसको कहा था कि उनके जो व्हीट फील्ड है, ठीक है, उनके जो खेत हैं, अनाज के जो खेत हैं, वो फंगस ने स्पॉइल कर दिए थे, खराब कर दिए थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉज डिजीज ऑल्सो। तो वो ये जानना चाहता है कि जो फंजाई है वो डिजीज भी कॉज करती है, यानी कि कोई बीमारियां भी कॉज करती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहेली ने उससे कहा था कि काफी फंजाई जैसे कि यीस्ट और मशरूम्स जो होते हैं वो यूजफुल होती हैं। ठीक है, यीस्ट होती है और जो मशरूम होते हैं वो यूजफुल होते हैं, बट सम फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट। लेकिन कुछ फंजाई जो होती हैं वो प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करती है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। लेकिन कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, दवाइयों में भी हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो फंजाई होती हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। जैसे यीस्ट होता है, यीस्ट को हम कहाँ काम में लेते हैं, जैसे जो बेकरी होती है, केक बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, वहां पे हम यीस्ट को काम में लेते हैं। और जो मशरूम है ये भी एडिबल फंजाई है, मशरूम्स को तो खाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो फंजाई है वो डिजीज भी कॉज करती है, ये प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में बीमारियां भी फैलाती है। ठीक है, और सम फंजाई जो होती हैं वो मेडिकेशन में भी यूज होती है, यानी कि कुछ फंजाई है उनके मेडिसिन भी बनते हैं, जैसे एंटीबायोटिक बनती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फंजाई। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, ठीक है, और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, ठीक है, अपने जो शेल्टर है और न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शेयर करते हैं, वो एक साथ रहते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म शेल्टर प्रोवाइड करता है तो एक ऑर्गेनिज्म उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और ऐसा जो रिलेशनशिप होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को और एक साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे क्या होता है, कुछ फंजाई जो होती हैं वो प्लांट्स की रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और फंगस क्या करती है, उस प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एक एल्गा और एक फंगस, दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी क्या होता है, एल्गी हमने पढ़ा है क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की काई जो जम जाती है पॉन्ड्स वगैरह में वो होती है एल्गी, वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि वो अपना फूड खुद बना सकती है। तो ये जो एक एल्गा और एक फंगस इसमें एक साथ रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, ओके। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब इसमें होता क्या है, जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि एल्गा, हम जानते हैं कि एल्गा जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो एल्गा क्या करेगी, एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, ठीक है। तो जो लाइकन होता है उसमें एक फंगस और एक एल्गा आपस में मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो फंगस है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, वाटर प्रोवाइड करती है और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, जबकि इन रिटर्न एल्गा जो है वो उसको फूड प्रिपेयर करवाती है जो कि वो फोटोसिंथेसिस से बनाती है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना, एल्गा सॉरी जो लाइकन है। नेक्स्ट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स वाटर्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे तो धीरे धीरे क्या होता है, जो वो सॉइल है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी होती जाती है, तो हम सॉइल में वापस से न्यूट्रिएंट्स को कैसे डाल सकते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो फील्ड में जो खेत होते हैं उनमें उर्वरक, मैन्योर या फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, ठीक है, उर्वरक को स्प्रेड करते हैं, उनको छिड़कते हैं उर्वरक को। और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन और इन पॉट्स। जो गार्डनर होते हैं वो भी जैसे घरों में लॉन होते हैं या फिर पॉट्स होते हैं उनके अंदर उनका यूज करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उनको अवशोषित कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो उनका अमाउंट होता है वो सॉइल में कम होता जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। दोज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। और इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिलाया जाता है टाइम टू टाइम, जिससे कि जो सॉइल है वो उर्वरक से भरी रहे, जिससे कि जो सॉइल है उसमें क्वालिटी रहे, उसमें न्यूट्रिएंट्स रहे, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अगर हम सॉइल में उर्वरकों को या फर्टिलाइजर्स को डालते रहेंगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो सही रहेगी, जिससे हम जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उनको जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो मिलती रहेगी, जिससे कि वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जनरली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो फसलें होती हैं, वो बहुत सारा नाइट्रोजन सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल नाइट्रोजन से डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल एंड प्लेंटी इन द एयर।
आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में कितना परसेंट होती है, 78% होती है, यानी कि सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी जो प्लांट्स हैं वो इसको एज यूजुअल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह से जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले लेते हैं, उस तरह से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। जो प्लांट्स होते हैं वो उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, वो एज इट इज एयर से उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिसमें कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम क्या होता है, अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो क्या करता है, ये अपना खाना नहीं बना पाता है, तो ये क्या करता है, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्राम यानी कि चना, मटर, मूंग और बीन्स के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं, उनकी रूट्स में ये आ जाता है। ठीक है, उनकी रूट्स में ये रहता है एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज इट इज नहीं लेते हैं, तो ये जो राइजोबियम है ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है, और इन रिटर्न बदले में इसको क्या मिलता है, इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो लेग्यूम प्लांट्स उनकी रूट से ऑब्टेन कर लेता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, इन रिटर्न प्लांट इसको क्या दे देता है, प्लांट से इसको फूड मिल जाता है और शेल्टर मिल जाती है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, ये तो सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल हो गया, और ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, Thus they have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmer. और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये जो फार्मर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये फार्मर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या होता है वो अपने जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो खुद ही उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, तो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे भी लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे वो अपना फर्टिलाइजर्स का यूज कम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो जो दालें होती है ना हमारी, पल्सेस जो होते हैं वो मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स को जब हम उगाते हैं और इसके बाद जब हम अगली फसल उगाते हैं तो उनके लिए भी हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि जो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कस्कुटा, और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं कुछ प्लांट्स जैसे कि फंजाई हमने पढ़ा था। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ्स, और सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ की श्रेणी में आते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो आंशिक हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, आंशिक परपोषी होते हैं, क्योंकि वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट तो रहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक हम उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके अंदर हमने देखा था कि वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस से उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हैं नाइट्रोजन की, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। उसके कारण से वो इसके कारण से वो जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर अभी फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।